नमस्कार दोस्तों। तो बात करते हैं जो कि पिछली कक्षा में हमने छोड़ा था, जहां से अशोक के अभिलेखों के बारे में, लेखों के बारे में पढ़ रहे थे। वृहद शिलालेख हम पढ़ चुके थे जो चतुर्दश वृहद शिलालेख। अब हम जो आगे पढ़ते हैं वो है हमारा अशोक के लघु शिलालेख। मैंने बताया था अशोक के जो लघु शिलालेख हैं संख्या में कितने हैं? लगभग 20। अब तक 20 भारत में 20 स्थानों पर ये मिल चुके हैं। लघु शिलालेखों की बात कर रहे थे, पहले वृहद शिलालेख फिर लघु शिलालेख। इनके बारे में बताया था लघु शिलालेख लगभग इन पे एक या दो बात लिखी हुई मिली है। पूरे जहां भी ये मिले हैं वहां एक या दो बात, और एक नष्ट हो चुकी ज्यादातर में एक ही बात मिलती है। वो क्या बात मिलती है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, या अशोक ने जब ये लिखवाए उससे 2.5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2.5 वर्ष पहले क्या किया था? बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। किसने? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कब? 2.5 वर्ष पहले, जब ये लिखवाए थे। संख्या में 20 है, पूरे भारत में अलग अलग स्थानों में मिलते हैं। तो इनके बारे में हम एक शॉर्ट ट्रिक से पढ़ते हैं कि कहां कहां पर मिले हैं। तो नंबर 1 जो हम लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। कौन सा? यूपी या उत्तर प्रदेश, जहां से 3 मिले हैं संख्या में। उनकी एक शॉर्ट ट्रिक है अधूरा यूपी। क्या है? अधूरा यूपी। याद करने का आसान तरीका, नंबर 1 ऐसे अहरोरा। कौन सा है? अहरोरा। कहां पर मिला है? यूपी में। नंबर 2 दुरहोतो। कौन सा है? दुरहोतो। और नंबर 3 रा से रतनपुरवा लिखा है मैंने, केवल रतनपुरवा। 3 हो गए। कहां से? उत्तर प्रदेश से। अहरोरा, दुरहोतो और रतनपुरवा। अगला हम बात करें तो हम एमपी की लेते हैं, मध्य प्रदेश की। यहां के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी एक सिंपल सी है, वो है पाबू के गुरु एमपी। मैट्रिक पास नहीं है, मध्य प्रदेश है। पाबू, पानगोरिया और बुधनी, एक ही है दोनों के नाम, पानगोरिया या बुधनी। दोनों लिख दिया, कई बार दोनों में से कोई सा भी नाम पूछ ले, पानगोरिया बुधनी। अगला हम जो लें के हमने केवल जोड़ा है, गु से गुर्जरा। कौन सा है? गुर्जरा। अगले की हम बात करें रू से रूपनाथ। कहां से मिले हैं तीनों के तीनों? एमपी से। और ये 3 कहां से मिले हैं? यूपी से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां गुर्जरा के बारे में एक विशेष बात वो है यहां पर अशोक का नाम। अशोक का यहां पर इस गुर्जरा अभिलेख में जो नाम मिलता है वो है देवानाम। देवानाम पियदसी अशोक राजस। ये नाम मिलता है कहां पर? गुर्जरा में। किसका? सम्राट अशोक का नाम मिलता है गुर्जरा अभिलेख में। देवानाम पियदसी अशोक राजस। इतना बड़ा नाम मिलता है अशोक का गुर्जरा अभिलेख में। तीनों के तीनों कहां के हो गए? मध्य प्रदेश के। इसके बाद हम जो बात करते हैं वो हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है ये राजू की मां अंधी। क्या है? ये राजू की मां अंधी। अंधी से यहां पर ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है। क्या है? आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। यहां जो शब्द है नंबर 1, 7वां जो अभिलेख है, ये से येरागुडी या एरागुडी, एक ही बात है, एरागुडी या येरागुडी भी लिखा जाता है कई बार। अगला है राजू, तो ये एक ही है, राजुल मंडगिरी। अगला अभिलेख है की से कोई नहीं है, मां से मास्की। 3 है मास्की। कहां से तीनों के तीनों? आंध्र प्रदेश से। कहां से मिले हैं तीनों के तीनों? आंध्र प्रदेश से। एरागुडी, राजुल मंडगिरी और मास्की। जैसे यहां पर गुर्जरा की खास बात थी, अशोक का नाम मिलता है, वहां यहां भी मास्की की विशेष बात है। मास्की में मिलता है अशोक का नाम शाक्य बुद्ध। क्या कहा गया है अशोक को?
शाक्य बुद्ध। आगे बढ़ते हैं कुछ और अभिलेखों के बारे में जो लघु शिलालेख है। एक सौ ट्रिक और है जो है कर्नाटक की, बड़ी है। उससे पहले मैं 3 छोटे छोटे ले लेता हूं। नंबर 10वां एक मिला है भाबरू। कौन सा है? भाबरू, जो मिला है कहां से? बैराट या भाबरू एक ही बात है, राजस्थान में। कहां से मिला है? राजस्थान में। ध्यान रखना, इन सब से अलग है ये भाबरू का अभिलेख। विषय वस्तु की दृष्टि से एकदम अलग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, किसकी वर्णन है इसमें? त्रिरत्नों का। कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। इनका वर्णन कहां पर मिलता है? ध्यान रखना, भाबरू कहां पर है? राजस्थान में। त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। वर्तमान में ये भाबरू जो शिलालेख है राजस्थान से निकाल कर ले जाया गया है कलकत्ता म्यूजियम में। वहां पर ये सुरक्षित रखा हुआ है, भाबरू बैराट में जो मिला था। विषय वस्तु इनसे सबसे अलग है। तो 10 हो गए हमारे। अधूरा यूपी, पाबू के गुरु एमपी, और ये राजू की मानदी 3 और भाबरू बैराट। अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक, दिल्ली और बिहार। तो ज्यादातर जो है हमारे सबसे ज्यादा मिले हैं वो है कर्नाटक में। सर्वाधिक जो मिले हैं वो है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के लिए एक अलग शॉर्ट ट्रिक है, वो है हमारी गोपा ब्रिज सिस ओनीकर। एक ट्रिक है, नाम क्या है? रटना पड़ेगा कई चीजों को। गोपा ब्रिज सिस ओनीकर। कर से यहां पर मतलब है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। आखिर में स्टेट का नाम है। तो यहां से जो मिला है वो नंबर 1 है गो। नंबर 1 से गो से गोविल मठ। नंबर 2 पा। तो गोविल मठ हो गया। अगला है हमारा पालकी गुंड। कौन सा है? पालकी कुंड या गुंड। नंबर 3 ब्रह्म से ब्रह्मगिरी। कौन सा है? ब्रह्मगिरी। अगले की बात करें हम, जय जटिग्रामेश्वर। कौन सा है? जटिग्रामेश्वर। इसके बाद और बात करें हम, सी से सिंगपुर। कौन सा है? सिंगपुर। यहां केवल नाम याद करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और अगला है से सन्नति। 2 हो रहे हैं, महत्वपूर्ण है। उसे उदय गोलम, जहां अशोक का नाम मिलता है, उदय गोलम। कर्नाटक से है सारे के सारे। और लास्ट 8वां है इसमें निट्टूर। ये सातों के सातों कहां पर मिले? 8 हो गया तो कहां मिले हैं? कर्नाटक में। गोपा ब्रिज से सोनीकर, गोविलमठ, पालकीगुंड, ब्रह्मगिरी, जटिग्रामेश्वर, सिंहपुर, सन्नति, उदयगुलम और निट्टूर। इसके अलावा 2 और हैं। तो 10 हमारे हो चुके थे, ये 18 और ये 19वां। सहसाराम कहां पर? सहसाराम। सहसाराम कहां पर है? बिहार में। क्यों प्रसिद्ध है? मध्यकाल में शेरशाह सूरी का मकबरा यहीं पर बनाया हुआ मिला है। इसके अलावा आखिरी लाजपत नगर। लाजपत नगर कहां पर है? दिल्ली में। तो ये थे अशोक के लघु शिलालेख, जो संख्या में लगभग 20 थे। हमने एक एक करके सबको पढ़ा कि कहां कहां है। नंबर 1, एक ही बात इनमें लिखी हुई है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया उससे 2.5 वर्ष पहले ये लिखवाने से 2.5 वर्ष पहले अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। संख्या में 20 थे। एक शॉर्ट ट्रिक से हमने इनको समझा, कौन कौन से कहां से मिले हैं। अब इसके अलावा हम जो आगे बढ़ते हैं वो है हमारे स्तंभ लेख। किसके बारे में? स्तंभ लेख। 2 चीज हो गई, शिलालेख, वृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। जो आगे हम पढ़ते हैं वो है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण है स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि
उसने बड़ी बड़ी शिलाखंडों पे होर्डिंग टाइप में अशोक ने लगवाए थे, वैसे ही विभिन्न स्थानों पर एक स्तंभ के रूप में विभिन्न स्थानों पर स्तंभ लगवाए और उन पे कुछ लेख लिखवाए। और बड़ी बात यह है कि ये एक ही पत्थर के होते थे स्तंभ, जो अशोक ने स्तंभ लगवाए वो पत्थरों को जोड़कर नहीं, एक ही खंबे को बनाया हुआ है, आज तक वो सुरक्षित है। और ऊपर जो खंभे जितने भी स्तंभ होते हैं उनके ऊपरी हिस्से में किसी पशु की आकृति होती थी, जैसे कहीं पर बैल मिला है, कहीं पर अश्व मिला, जो बाघ मिला है सारनाथ में, सांची में, तो अलग अलग स्थानों पर इनमें मयूर की आकृति मिली है। ये इनकी स्तंभों की खास बात है। जो जितने भी अब तक मिले हैं स्तंभ लेख, उनमें कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। तो दो श्रेणी में बांटा है, लघु स्तंभ लेख और वृहद स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेख जो बड़े वाले हम बात करते हैं सबसे पहले, इनकी संख्या भारत में लगभग 7 प्राप्त हुई है अब तक। जो वृहद स्तंभ लेख हैं वो उनकी संख्या 6 प्राप्त हुई है, 6 स्थानों पर मिले हैं। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। जो नंबर 1 है, सबसे पहले स्तंभ लेख के बारे में पढ़ते हैं, वो है दिल्ली टोपरा। क्या नाम है? दिल्ली टोपरा। इनमें एक और खास बात है, जैसे शिलालेखों में 14 बातें लिखी हुई थी, इनमें लगभग उसकी आधी 7 बातें लिखी हुई है। कितनी? 7 पंक्तियां या 7 बातें इनमें लिखी हुई है। ज्यादातर की नष्ट हो चुकी है और 7 भी केवल एक यहीं पर मिलती है, दिल्ली टोपरा में ही। बाकी अन्य स्थानों पर 7 नहीं मिलती है, 6, 5, 4 ऐसे ही मिलती है, 7 मिलती है दिल्ली टोपरा में। नष्ट हो चुकी है, 7 बातें लिखी हुई थी और उनको भी हम देखेंगे क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली टोपरा। अब इसमें देखिए, दिल्ली और टोपरा दो अलग अलग शब्द काम में लिए हैं, दिल्ली में है या टोपरा में है। तो पहले ये जो था वो टोपरा जिला अंबाला में था। कहां पर? टोपरा जिला अंबाला। पर बाद में मध्यकाल में फिरोज तुगलक, कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को इस स्तंभ के बारे में पता लगता है और वो इसको यहां से उखड़वाकर, अंबाला से उखड़वाकर दिल्ली में ले जाता है और दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला मैदान है वर्तमान में क्रिकेट की स्टेडियम, वहां पर ले जाकर इसको स्थापित करवा देता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया दिल्ली टोपरा। कौन लेके गया? फिरोज तुगलक। इसका वर्णन कहां मिलता है? तो फिरोज तुगलक का एक दरबारी कवि था या लेखक था, शमसे सिराज। कौन था? शमसे सिराज अफीक, पूरा नाम है शमसे सिराज अफीक। वो लिखता है एक किताब तारीख ए फिरोज शाही। कौन सी लिखता है? तारीख ए फिरोज शाही। इसमें यह वर्णन करता है कि फिरोज शाह तुगलक इसको अंबाला से उठाकर कहां ले आया था? दिल्ली टोपरा, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ले आया था। इसकी एक खास बात है, इस स्तंभ पे क्या मिलता है? जो अजमेर का बीसलदेव चौहान था, बीसलदेव चौहान या विग्रहराज चतुर्थ, जिसको क्या कहते हैं? विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव, उसका लेख भी इस पर लिखा हुआ मिलता है। कौन से पे? दिल्ली टोपरा पे। अगली की बात करें, नंबर 2, दिल्ली टोपरा हो गया। दिल्ली मेरठ, वही इसमें भी कहानी है, दिल्ली मेरठ में भी वही कहानी है। क्या कहानी है? कि इसको भी फिरोज तुगलक मेरठ से उखड़वाकर कहां ले आया? दिल्ली में। इसको भी मेरठ से उखड़वाकर फिरोज तुगलक कहां ले आया? दिल्ली में। यह वर्णन कौन करता है? शमसे सिराज अफीक, तारीख ए फिरोज शाही में। इसमें ज्यादा कोई खास बात नहीं है। एक खास बात है, इसका जो पता लगाया वो लगाया 1750 ईस्वी में टीफेन थेलर, एक अंग्रेज था, टीफेन थेलर। दिल्ली मेरठ, फिरोज तुगलक मेरठ से उखाड़ कर ले आता है। पता लगाने वाला, खोज करने वाला है टीफेन थेलर 1750 में। नंबर 3, अगला जो हम बात करते हैं वो है लोरिया अरेराज। कौन सा है? लोरिया अरेराज या अरेराज, एक ही बात है। ये जो अभिलेख है लोरिया अरेराज, ये वर्तमान में बिहार और बिहार का चंपारण, बिहार का कौन सा स्थान? वही चंपारण, जहां पर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, चंपारण। और चंपारण से थोड़ी दूर
महादेव मंदिर, चंपारण जिले के मुख्य जो जिला हेडक्वार्टर वहां से थोड़ी दूर महादेव मंदिर के पास ये मिला है। कौन सा? लोरिया अरेराज। कोई खास बात इस पे नहीं मिलती है। अगले की बात करें हम, नंबर 4, वो है लोरिया नंदनगढ़। कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़। ये भी कहां से मिला है? यही बिहार चंपारण, और बिहार चंपारण में कहा? बेतिया स्थान से। कौन सा है? बेतिया। बिहार चंपारण की बेतिया से ही मिला है। इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद करने लायक है। जो इसकी महत्वपूर्ण नंबर 1 बात है, इस स्तंभ का जो ऊपरी हिस्सा है, यानी सबसे ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर एक सिंह की आकृति बनी हुई है। 4 नहीं है, ध्यान रखना, एक सिंह है। सारनाथ में तो 4 सिंह मिले हैं एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हुए, यहां पर केवल एक ही सिंह मिला है। नंबर 2, इसकी खास बात जो है, इस पे एक मोर का चित्र भी बना हुआ है। किसका चित्र है? मोर का चित्र बना हुआ है। नंबर 3, मध्यकाल में या मुगल काल में औरंगजेब जो था उसका भी इस पे लेख लिखा हुआ है। किसका? औरंगजेब का भी। तो महत्वपूर्ण 3 बातें हो गई लोरिया नंदनगढ़ के बारे में। बिहार के चंपारण में बेतिया स्थान के पास से मिला है, और इस पर ऊपरी हिस्से में सिंह बना हुआ है, मोर का चित्र इस खंबे पर बना हुआ है, स्तंभ पर, और साथ में इस पर औरंगजेब का लेख भी लिखा हुआ मिलता है। 4 हो गए। नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर जो 5वां है वो है रामपुरवा। कौन सा है? रामपुरवा। रामपुरवा वही बिहार, और बिहार का वही चंपारण स्थान, पर इसमें जो खास बात है, एक ही है प्रश्न, इसकी जो खोज की थी वो 1872 में कार्लाइल ने। किसने? कार्लाइल। 2 महत्वपूर्ण हमने याद किया, टिफेंथलर ने पता लगाया दिल्ली मेरठ का, और कार्लाइल 1872 में पता लगाया रामपुरवा स्तंभ का। अब इस रामपुरवा में देखो, रामपुरवा में 2 स्तंभ मिले हैं। कितने हैं? 2 में एक पर तो जो ऊपरी हिस्सा है उस पर बना हुआ है बैल। क्या बना हुआ है इसमें? बैल की आकृति, और दूसरे पे बनी हुई है सिंह की आकृति। ध्यान रखना, 2 मिले हैं रामपुरवा में, एक पर तो बैल की आकृति बनी हुई है और दूसरे पे सिंह यानी शेर की आकृति बनी हुई है रामपुरवा अभिलेख में। बिहार में है, कार्लाइल ने खोजा है 1872 में। इसके बाद जो हम अंतिम, हमारा 5 हो गए, आखिरी जो लेते हैं वो है हमारा अभिलेख, जो स्तंभ लेख है, 6ठा स्तंभ लेख। महत्वपूर्ण है, बता देता हूं इनको बाकी को मैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। देख लीजिए एक बार, लोरिया, दिल्ली टोपरा, फिरोज तुगलक, शमसे सिराज रफीक ने वर्णन किया है, विद्रा चतुर्थ का लेख मिलता है। दूसरा है दिल्ली मेरठ, दिल्ली टिफेंथलर ने इसका पता लगाया है। नंबर 3 है लोरिया अरराज, ये भी वही था, दिल्ली मेरठ भी फिरोज तुगलक ही इसको लेकर आता है। अगला है लोरिया अरराज, बिहार चंपारण में है, महादेव मंदिर के पास में। लोरिया नंदनगढ़ पे बेतिया में है, एक सिंह ऊपर बना हुआ है, मोर का चित्र बना हुआ है, औरंगजेब का लेख भी इस पर लिखा हुआ है। इसके अलावा रामपुरवा में बैल और सिंह कार्लाइल ने खोजा है। जो आखिरी हम लेते हैं, हमारा आखिरी स्तंभ लेख, 6ठा स्तंभ लेख, महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी खास बातें इससे जुड़ी हुई है। वो है प्रयाग कौशाम्बी। कौन सा है? प्रयाग कौशाम्बी। महत्वपूर्ण क्यों है ये, देखते हैं। प्रयाग कौशाम्बी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहली बात तो यह है, इसमें चेतावनी दी गई है। सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे, प्रयाग कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जो भिक्षुक थे, जो उनको भिक्षुओं को चेतावनी दी गई है। को चेतावनी का लेख है। क्यों है? क्योंकि वो बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए प्रयाग कौशाम्बी। दूसरी बात, मूलतः ये कौशाम्बी में था, वास्तव में कहां पर था? कौशाम्बी में। पर अकबर ने, सम्राट अकबर ने, अशोक से अकबर पहुंच गए हम सीधा, तो अकबर ने क्या किया, इसको वहां से उखड़वाकर कहां ले आया? प्रयाग। प्रयाग मतलब वर्तमान में जो इलाहाबाद का प्रयागराज नाम दे दिया गया है, वहां पर इसको स्थापित करवा दिया। इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो देखते हैं एक एक करके।
इस पर, इस स्तंभ पर 6 लेख लिखे हुए मिलते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति महत्वपूर्ण है। कौन सी चीज? प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन, जो दरबारी कवि था, वो भी इसी पर लिखी हुई मिलती है। प्रयाग स्तंभ पर, जो अशोक का स्तंभ है प्रयाग, उसी पर लिखी हुई मिलती है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की हरिसेन लिखने वाला था। इसके बाद इसकी जो महत्वपूर्ण अगली बात है वो है, इस पे जहांगीर का भी एक लेख लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है? जहांगीर, सम्राट जहांगीर था, उसने भी एक लेख लिखवाया था इस पे। किस पे? प्रयाग कौशाम्बी पे। अगली इसकी खास बात जो हम पढ़ते हैं, अगला और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है यहां पर भिक्षुओं को चेतावनी का है, कौशाम्बी के महामात्रों का चेतावनी का संकेत है। तो ये हमारे जो थे महत्वपूर्ण बातें थी स्तंभ लेखों के बारे में। जो आखिरी बात है वो है अकबर के समय ये प्रयाग लाया गया था, जो मैंने लिखवा दी है। तो ये था अशोक के स्तंभ लेख। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आगे, वो है हमारी अशोक के इन स्तंभों पर लिखा हुआ क्या मिला है। अशोक के स्तंभ तो मिले, पर इनके ऊपर लिखा हुआ क्या मिला है, क्योंकि मैंने बताया कि इन पे 7 बातें लिखी हुई है। तो 7 बातें कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। यानी 7 पंक्तियों में महत्वपूर्ण बातें हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, नंबर 1, जो पहली बात इन पर लिखी हुई है वो है इस पे कर्मचारियों की श्रेणी। जो पहली बात है वो है कर्मचारियों की श्रेणियां। जैसे तीर्थ होते थे, इनको कर्मचारियों को तीर्थ कहा जाता था, 18 तीर्थ होते थे, उनके बारे में इस पर लिखा हुआ है पहले अभिलेख, पहली लाइन में। नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में है धम्म की परिभाषा। अशोक ने जो धम्म चलाया उसकी परिभाषा। क्या परिभाषा है? स्तंभ लेख नंबर 2 में मिलती है। और क्या परिभाषा है? पहले वो स्वयं प्रश्न करता है कि धम्मे कियंचु, धम्म क्या है। फिर वो खुद कहता है, धम्मे साधु, धम्मे अपासिन में बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधव। इस तरह से वो खुद कहता है कि धम्म क्या है। धम्म वास्तव में वह है जो हम दया दान या जो जनता की भलाई के लिए जो कार्य कर रहे हैं, वही धम्म की परिभाषा बताता है। तो धम्म की परिभाषा अशोक के स्तंभ लेख नंबर 2 में मिलती है। नंबर 3, नंबर जो 3 है उसमें कुछ बुराइयां, दुर्गुणों के बारे में वर्णन है, जैसे क्रोध, नंबर मान, ईर्ष्या, उग्रता, इनके बारे में इस पे लिखा हुआ तीसरे पंक्ति में। नंबर 4 की बात करें तो वो है रज्जुकों की नियुक्ति। रज्जुक एक कर्मचारी थे जिनकी नियुक्ति की थी। किसने? अशोक ने। जो न्याय से संबंधित थे, रज्जुक नियुक्ति। नंबर 5 की बात करें हम इसके संबंधित तो वो है 26 वर्ष बाद अशोक ने अपने राज्यारोहण के कितने वर्ष बाद? 26 वर्ष बाद जीव हत्या पर रोक लगाई। किस पर? जीव हत्या पर रोक लगाता है सम्राट अशोक। नंबर 6 की बात करें तो वो कहता है कि मेरे प्रदेश की जनता मुझसे कभी भी मिल सकती है। तो कहता है कि मुझसे मिल सकते हैं, या कोई भी व्यक्ति मुझसे मिल सकता है, अपना जो बात है वो मुझ तक रख सकता है। इसमें एक और खास बात है, 26 वर्ष जीव हत्या पर रोक लगाई, साथ में ये भी कहा कि कोई व्यक्ति क्या होता है, नंबर इसमें 4 में, कोई व्यक्ति अगर किसी को कोई दंड दिया गया है, फांसी दी गई है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उससे पहले उसे 3 दिन का समय दिया जाएगा। कितने दिन का? कि वो पश्चाताप कर सके, 3 दिन का उसको समय दिया जाएगा। अगली बात करें तो मिल सकता है। नंबर 7 जो आखिरी है वो है जनहित के कार्य, धर्म महामात्र और धर्म की व्याख्या। यानी अशोक के जनहित कार्य, और जनहित कार्य में अशोक ने क्या किया था? धर्म महामात्रों की नियुक्ति की, धर्म महामात्र नियुक्त किए। इसके अलावा अशोक ने क्या किया था? तो जो भी किया वो इसमें लिखा, और साथ में धम्म की परिभाषा भी इसमें मिलती है। धम्म की व्याख्या, सॉरी परिभाषा नहीं, व्याख्या। परिभाषा तो नंबर 2 में मिली है, हमने पढ़ा। नंबर 2 में इसकी धम्म की परिभाषा मिली और नंबर 4 में धम्म की व्याख्या करता है।
तो ये थे अशोक के 1 2 3 4 5 6 7 स्तंभ लेखों का वर्णन। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लघु स्तंभ लेख और गुहा लेख और इनकी कुछ खास बातें।